हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डच के बारे में। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, वास्को डी गामा से रिलेटेड चीज़ें, द्वितीय वायसराय बन के पुर्तगालियों से रिलेटेड, और ये सब हमने कर लिया। शासनकाल, कौन कौन आगमन हुआ, कौन व्यक्ति किसके शासनकाल में आए थे, सिकंदर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, कब इनकी वापसी हुई, कब आगमन हुआ, कब कंपनी की स्थापना हुई, कब आगमन हुआ और कब इनकी वापसी हुई, कब इनकी कंपनी की स्थापना हुई, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। और यूरोपीय आने का वजह क्या क्या रहा, इसके बेसिक फंडामेंटल हम कर चुके हैं। ये सब आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। दीज ऑल बिन कंप्लीटेड। ये गुरु नानक जी के बारे में, पंजाब से रिलेटेड हमने ये पढ़ा है क्या, नानक जी का, अंगद जी का, अमरदास जी का, गुरु अर्जुन देव जी का, यानी जो सिख के 10 गुरु हैं वो 10 गुरुओं के बारे में कंप्लीट हो गया है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बैकग्राउंड कह सकते हैं आप, ये सब कंप्लीट हो चुका है, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डच। तो डच से अगर रिलेटेड हम देखें तो क्या है, कैसे है, ज़रा स्टार्ट करके देखते हैं। आइए, आप सुनते रहिए, मैं लाउडली रीड कर रहा हूँ, आपको सब ध्यान आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। डच 1595 में प्रथम डच यात्री, जिसका नाम है कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, आया था। मूलतः नीदरलैंड का, यानी कि नीदरलैंड को हॉलैंड बोलते हैं, हॉलैंड के निवासी थे। ये 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई और 1696 में डच यात्री पूर्वी तट अर्थात कोरोमंडल, यानी पूर्वी तट, जो भारत का पूर्वी तट है, कोरोमंडल जो तमिलनाडु के साथ है, यस, तट के रास्ते भारत में प्रवेश किया। कौन? डच कहाँ है सबसे पहले? कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु, आप देख सकते हैं, तमिलनाडु। और कंपनी का नाम था VOC, वोरिंग दे ओस्ट ईडेस कंपनी सुमात्रा एवं बत्ताम पहुंच गया, यानी सुमात्रा एवं बत्ताम पहुंचे। शॉर्टकट में नोट्स बनाया हुआ है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि डच कंपनी 1602 में स्थापना हुई और 1595 में आया। प्रथम यात्री का नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, निवासी हॉलैंड या नीदरलैंड का था। मूलतः पूर्वी तट पर आया। पूर्वी तट का नाम कोरोमंडल है, जो कि तमिलनाडु के एरिया को कहा जाता है, और इसी रास्ते से भारत में प्रवेश किया। डचों ने शुरुआत में अपना व्यापार रुचि इंडोनेशिया तक सीमित रखा। वे इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करते थे। इंडोनेशिया से भी मसाला, और चूँकि हिंदुस्तान में मसाला तो होता ही है। भारत में इनके व्यापारी मुख्य वस्तु सूती वस्त्र, यानी भारत में जो डच का मुख्य व्यापार था, मुख्य व्यापार का वस्तु सूती वस्त्र था, को बनाया था। इस कंपनी की आरंभिक पूंजी कितनी थी? 65,000 गिल्डर थी। गिल्डर उस समय डच की मुद्रा का नाम है। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम, यानी मछलीपट्टनम, पूर्वी तट पर खोला था। यानी कि डचों ने पहली कंपनी कब खोला? 1605 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम कहा जाता है, पूर्वी तट पर। पुलिकट पूर्वी तट पर भी है, तो यानी पुलिकट पे भी आगे चल के खोला इन्होंने, जो कि दूसरी कोठी है। यानी दूसरी कोठी कहाँ पे है? पुलिकट पूर्वी तट पे। पहली कोठी का मतलब इनका फैक्ट्री, इनका गोदाम। कोठी का मतलब गोदाम।
तो 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली खोली, मछलीपट्टनम पूर्वी तट, और दूसरी कोठी भी पूर्वी तट पर ही है, पुलिकट। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, याद रहे। डचों की मुख्य व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ हैं उसको देखते हैं। तो डचों की मुख्य व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ है उसको कम्प्लीटली देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा कवर हो रहा है? यस, दिख रहा है। और डचों की व्यापारिक कंपनी, ओके, अब दिख रहा है। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत में 1616, बिमलीपट्टनम में 1641, कराईकल में 1645, चिनसुरा 1653, और पटना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के लिए बार बार पूछा जाता है ये। तो पटना में क्या है? पटना में 1632, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। पटना बिहार 1632 में, 1650 या 69, 1658 या 59, कासिम बाज़ार, बालासोर और नागपट्टनम पटना, ये सब एक ही के आसपास का एरिया है। 1663 में कोचीन, यानी कि ये जो डच कंपनी है व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ लगाई थी उसका ये सोर्स है। तो आपने देख लिया कि मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिनसुरा, पटना बिहार, और कासिम बाज़ार, बालासोर और नागपट्टनम और कोचीन, ये सब डचों की फैक्ट्रियां हैं। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों में भी इन्होंने लगाया। 1605 में अम्बोयन में, 1619 में मसाला द्वीप, मसाला द्वीप, देन 1658 में श्रीलंका में, 1658 में श्रीलंका में, पुलिकट में इसने गैल्ड्रिया के किले का निर्माण किया। तो पुलिकट में कौन सा किला बनवाया था इन्होंने? गैल्ड्रिया का किला का निर्माण किया एवं पैगोडा सिक्के ढालने में शुरू किए थे। यानी इनके सिक्कों का नाम था पैगोडा, और वो पैगोडा सिक्के ढालने का काम कर रहे थे। कहाँ पे? पुलिकट में। पुलिकट में ये जो सेकंड ये रहा पुलिकट, यानी कि दूसरी कोठी जो बनी थी पुलिकट, वहाँ पे की बात कर रहे हैं। आगे, भारत में शेयर बिजनेस शुरू करने का डचों को ही जाता है। शेयर बिजनेस मतलब शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार अगर देखें तो किसको जाता है इसका श्रेय शुरू करने का? डचों का। सूरत फैक्ट्री से, फैक्ट्री मतलब कोठी यानी कि इनका गोदाम, सूरत फैक्ट्री से सर्वाधिक लाभ होता था इनके लिए। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र का व्यापार करते थे सूरत से। बंगाल में पहली व्यापारिक फैक्ट्री डचों ने 1627 में लगाई थी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया क्या कि बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री या पहली व्यापारिक कोठी जो लगाई थी वो 1627 में, जबकि पटना में 1632 में। पटना में कब? 1632 में। अभी आपने यहाँ पे देखा पटना में 1632, ओके। बंगाल में 1627, बंगाल में 1627। पीपली नामक जगह, बंगाल में जो जगह था वो पीपली नामक जगह था। बिहार में पटना नामक स्थान पर खोली गई थी। भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाया, यानी कि वस्त्र को निर्यात की वस्तु जब बनाया वो डचों को जाता है। डच 1641 में, 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया। डचों ने पुर्तगालियों से, जो पहले भारत आए थे पुर्तगाली, उनसे मलक्का जगह छीन लिया। मलक्का एक हिंद महासागर में जगह है, टापू है, वहाँ पे छीन लिया। 1632 में डचों ने पुर्तगाल से यानी पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया। देखिए अब कैसे कैसे हड़प रहे हैं एक दूसरे का। 1658 में डचों ने पुर्तगाली से श्रीलंका को छीन लिया।
इट मीन्स डच शक्तिशाली होते गए, पुर्तगाली डाउनफॉल में चले गए। तो 41 में डचों ने मलक्का छीन लिया डचों से, पुर्तगालियों से। 1632 में डचों ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका का क्षेत्र छीन लिया। और 1659 में डचों ने पुर्तगालियों से नागपत्तनम का क्षेत्र छीन लिया। यानी कि जो डच हैं वो पुर्तगालियों से शक्तिशाली हैं। आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, डचों का भारत में पतन, यानी डच भारत में कैसे इनका पतन हुआ, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। एंग्लो डच प्रतिस्पर्धा, यानी कि इंग्लैंड का और डच का जो आपस में कंपटीशन होना शुरू हुआ, वो 1667 से एक समझौते के तहत ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया से बाहर हो गए तथा डचों ने भारत से अपने अधिकारों को समाप्त कर लिया तथा डचों ने अपनी व्यापार को इंडोनेशिया तक सीमित कर लिया। यानी डच और इंग्लैंड से जब आपस में आमना सामना, तो 1667 में एक समझौता हुआ और समझौते के तहत ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया से बाहर कर लिए, यानी ब्रिटिशर्स बोले हम इंडोनेशिया में काम नहीं करेंगे, तथा डचों ने भारत से अपने अधिकारों को समाप्त कर लिया। समझ रहे हैं? यानी भारत से अधिकार समाप्त कर लिया डचों ने, इंडोनेशिया से समाप्त कर लिया अपना अधिकार इंग्लैंड ने कर लिया, तथा डचों ने अपने व्यापार को इंडोनेशिया तक सीमित रखा, जबकि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया को ही पूरा लूट लिए। वेदरा का युद्ध जो होता है 1759 में इंग्लैंड जीत गया और डच हार गया। बंगाल का क्षेत्र है वेदरा बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। 1799 में चौथे एंग्लो डच, यानी कि 1 2 3 4 चौथा एंग्लो डच युद्ध हुआ। उसके पश्चात डच कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई और 1824 में एंग्लो डच संधि के पश्चात इंग्लैंड वालों को ये सब कुछ बेच बाच के पश्चात डचों ने भारत छोड़ दिया। ठीक, यानी कि डच जो शक्तिशाली थे, पुर्तगालियों को भी इन्होंने मार भगाया, सब कुछ छीन लिया। उन डच को किसने हरा दिया? इंग्लैंड वालों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने। अब आया ब्रिटिश का काल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ब्रिटिश का काल दिख रहा ना? ओके डन। यस, तो 1600 से लेके 1757, 1757 क्यों लिखा है? क्योंकि 1757 में क्षेत्राधिकार को लेके उनका वो हो गया था, जिसमें यहाँ पे 1758 में देखते हैं 157 वर्ष तक का उद्देश्य व्यापार, यानी कि 1600 से लेके 1757 157 वर्ष का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात करिए। यानी 1757 से फिर 1857 की बात करें 100 वर्ष, तो इसमें व्यापार के अलावा राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप, यानी कि ये 157 वर्ष सिर्फ और सिर्फ व्यापार उद्देश्य था 1600 से लेकर 1757 तक, और 1757 से लेकर 1857 जब तक क्रांति नहीं हो गई, इन 100 वर्षों में व्यापार के अलावा राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। इस काल में धन का प्रवाह ब्रिटेन से भारत की ओर था। किस काल में? इसमें जब ब्रिटेन वाले सिर्फ व्यापार करते थे तो भारत लाभ में था, लेकिन जब इन्होंने राजनीतिक सत्ता अपना ली, राजनीतिक गतिविधियों द्वारा काम करना शुरू कर दिए, तब ये उल्टा हो गया। यानी 1600 से 1757 तक इस काल में धन का प्रवाह भारत से ब्रिटेन की ओर था, यानी कि भारत समृद्ध था उस समय। ठीक, खरीदार, यानी कि ब्रिटेन तब खाली खरीदार होता था, यहाँ से माल खरीद के ले जाता था अपने यहाँ, और भारत उस समय विक्रेता होता था। आप जानते हैं विक्रेता हमेशा बेनिफिट में रहता है। ओके, अब आगे क्या हुआ? यस डन।
कर्नाटक युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, मैसूर का युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, हेस्टिंग की फेरिंग्स नीति थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, भू राजस्व पर अधिकार, आदिवासी और किसान विद्रोह, जमींदार वर्ग का उदय, व्यापार का ह्रास यानी कि घाटा, ये सब धीरे धीरे जब इन्होंने राजनीतिक शक्ति को अपना लिया भारत में, तब ये सारा कुछ हुआ, जिसकी वजह से ये कब की बात है, 1757 से लेकर 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक ये सब चला। थोड़ा इधर देखें, 1858 की बात करें और 1947 तक तो ब्रिटिश का ताज शासन हो गया था। 1858 में ही 57 की क्रांति हुई थी, 58 में ब्रिटिश ताज के शासन आ गया भारत। कांग्रेस की स्थापना हुई, धार्मिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन इस समय चलने लगे, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा और धन का बहिर्गमन हो गया था। ड्रेन और थ्योरी आप जानते हैं, दादाभाई नौरोजी का सिद्धांत था इकोनॉमिक में, ड्रेन थ्योरी ऐसा कुछ है। धन का प्रवाह अब भारत से ब्रिटेन की ओर हो गया। अब ये देख रहे हैं, इसमें हमने देखा कि अभी जस्ट यहाँ पे देखा कि 1600 से लेकर 1757 तक 175 साल तक जब खाली व्यापार होता था, ब्रिटेन व्यापारी थे, उस समय जो हम भारत वाले थे, हम विक्रेता थे, ब्रिटेन खरीदार था, तो लाभ हमारे पक्ष में होता था। जबकि यहाँ पे धन का प्रवाह भारत से ब्रिटेन की ओर होने लगा, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक शक्ति को अडॉप्ट कर लिया, अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी को भारत से अलग कर दिया और जो इनके कॉम्पिटिटिव कंपनियां, विदेशी कंपनियां थी, उनको भारत से ही भगा दिया। रॉल्फ फिच की बात करते हैं तो एक व्यक्ति हैं रॉल्फ फिच, पहले अंग्रेज़ यात्री हैं, यानी कि अंग्रेज़ के पहले यात्री रॉल्फ फिच हैं, जो 1585 में अकबर के दरबार में आए थे। 1585 में अकबर के दरबार में आए थे, उस समय अकबर का हिंदुस्तान में शासन था। जॉन मिल्टन हॉल, ये नाम कई बार हमने सुना हुआ है क्योंकि पेपर में आता रहता है, दूसरे ब्रिटिशर से जो कि 1599 में भारत आए थे, यानी पहले आए थे 1585 में, जिनका नाम है रॉल्फ फिच। दूसरे मिल्टन हॉल हैं, जॉन मिल्टन हॉल, दूसरे ब्रिटिशर्स हैं जो कि 1599 में आए थे। 31 दिसंबर 1600 AD में हम जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 AD में कंपनी का गठन हुआ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उस समय एलिजाबेथ प्रथम जो थी उनकी देखरेख में। सितंबर 1599 में जॉन मिल्टन हॉल और लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, कौन लॉर्ड मेयर और जॉन मिल्टन हॉल की अध्यक्षता में लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक सभा का आयोजन किया। लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिनका उद्देश्य था, इन सभा का उद्देश्य क्या था, पूर्वी द्वीप से व्यापार करने की योजना तैयार करना। यानी वो लोग पश्चिमी में पड़ते हैं, यूरोप पश्चिम में, हम लोग पूरब में, तो हमारे जो कॉन्टिनेंटल इधर हैं, श्रीलंका, भारत और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब के सब पूर्वी माने जाते हैं। तो यहाँ से व्यापार करने का एक व्यापारिक आयोजन बनाया, व्यापारिक सभा बनाया। देन फिर क्या हुआ, इन व्यापारियों ने 1599 में ही गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नामक कंपनी की स्थापना करी। उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट थी। 15 वर्षों के लिए इनको परमिशन मिला गया उनके राजा रानी के माध्यम से, और 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट यानी एलिजाबेथ प्रथम का डेथ हो गया। कब? 1603 में। 1603 में डेथ हो गया उनका। 1605 में
भारत मुग़ल बादशाह अकबर की भी डेथ हो गई। ओके, जो मुग़ल बादशाह अकबर जी थे जिनके साथ ये ट्रीटी हुआ था जो कि 1600 में, तो अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में और एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई 1603 में। देन हुआ क्या कि 1603 में जेम्स प्रथम और 1605 में जहांगीर राजा बने। जेम्स प्रथम आए। एक सेकंड दोस्तों, यस दोस्तों, 1603 में जेम्स प्रथम वहाँ से चले थे। 1605 में जहांगीर बने क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप जानते ही हैं, दूत बनकर आए थे, जहांगीर के दरबार में आए। जहाज़ जो कैप्टन हॉकिंस आए थे उस जहाज़ का नाम था हेक्टर और आने और जाने का है, या इसी हेक्टर को रेड ड्रैगन बोलते हैं। 400 का मनसब आप जानते ही हैं, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। कैप्टन खां की उपाधि दिया था या इंग्लिश खां की उपाधि दिया था जहांगीर ने। तो आपने देखा कैसे कैसे कि कंपनी का जब ये फॉर्मेशन हुआ 1500 कब हुआ, 1599 में। 1599 में कंपनी बनी किस नाम से, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ओके, 15 वर्षों के लिए था, एकाधिकार था उस समय, लेकिन एलिजाबेथ फर्स्ट की एलिजाबेथ प्रथम की डेथ हो गई 1603 में। यस, 1603 में। 1605 में इधर अकबर साहब निकल लिए। अकबर जी के जाने के बाद जहांगीर आए और 1603 में जेम्स प्रथम वहाँ से चले। 1608 में कैप्टन हॉकिंस और फिर आगे की कहानी। फिर जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी, परंतु पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण फैक्ट्री पर रोक लगा दी गई। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जा रहा है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा टॉपिक, तो इसको धीरे धीरे करके 20-25 मिनट में वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से सुनते रहिए। ये पूरा नोट्स है, कंप्लीट नोट बना रखे हैं हम, इसको आपको पूरा हम सुना देंगे, बस आप सुनते रहिए, कान में लीड लगाइए, काम करते रहिए मस्त बिंदास। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी, नहीं दी, क्या है कैसे है, उसके आगे देखेंगे हम। तो जहांगीर से कल। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।